नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर गर्माहट शुरू हो गई है। वहां की बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वे और कांग्रेस साथ साथ हैं। राहुल गांधी भी आजकल जम्मू कश्मीर में हैं और उन्होंने वहां से अनाउंस किया है कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस स्टेटहुड दिलवाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से बाढ़ आई हुई है। इसको लेकर बांग्लादेश के लोग और वहां के कुछ संगठन भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका आरोप है कि भारत ने अपनी गोमती नदी का बांध खोल दिया था, इसके कारण बांग्लादेश में बाढ़ आई है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने उनके बयानों को गलत बताया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड में पहुंचे। वहां उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि हम युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध के देश हैं और हम बुद्ध की शांति चाहते हैं। आपको बता दें कि कल यूक्रेन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आज देश भर में कांग्रेस सरकार ने अडानी और मोदी सरकार के गठजोड़ को लेकर विरोध प्रदर्शन किए और कांग्रेस पार्टी ने डिमांड उठाई कि सेबी चीफ का इस्तीफा लिया जाए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के ऊपर हमलावर है और वह कह रही है कि मोदी सरकार अपने मित्र अडानी को हर एक फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कतर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। दोहा पुलिस ने 2 स्वरूपों को अपने पास रख लिया है। वहीं एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने चिट्ठी लिखकर विदेश मंत्रालय को इस मामले में इंटरवीन करने के लिए कहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए मुद्दों मामले में कहा है कि प्रवासियों की सुरक्षा पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। मामला मोहाली जिले के मद्दो गांव का है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को गांव छोड़ने के लिए आदेश पंचायत ने पारित किए थे। आज शंभू बॉर्डर से एक बड़ी दुखदाई खबर सामने आई है। 65 साल के किसान कौर सिंह की मौत हार्ट अटैक के कारण हो गई है। अब तक कुल 13 किसानों की मौत किसान आंदोलन 2 यानी कि शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में हो चुकी है। हरियाणा में सरकारी भर्तियों के रिजल्ट चुनाव आयोग ने रोक दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ शिकायत की थी और कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताया था। बीजेपी ने इसे इशू बनाते हुए कहा है कि भर्ती रोको गैंग का एजेंडा साफ है, वो युवाओं के भविष्य के खिलाफ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस में टिकटों को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है। कई सारे गुट बन गए हैं। कल दिल्ली में हुई एक बैठक में हंगामा भी हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने फैसला लिया है कि टिकटों का बंटवारा हाईकमान करे। राहुल गांधी और खड़गे के पास रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हरियाणा बीजेपी में भी टिकटों के बंटवारे को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। बता दें कि बीजेपी पुराने कैंडिडेट्स को रिपीट करना चाहती है, वहीं आरएसएस 70% नए कैंडिडेटों को टिकट देना चाहती है। इसके अलावा बहुत सारे केंद्रीय मंत्री सांसद भी अपने बेटा बेटी या मां को टिकट दिलवाने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संदीप पाठक ने आज हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को नसीहत देते हुए कह दिया है कि आम आदमी पार्टी जेजेपी से अलायंस नहीं करेगी। दुष्यंत चौटाला को अब इस मामले में अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। बता दें कि दुष्यंत चौटाला लगातार ये पुश करने की कोशिश कर रहे थे कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी इकट्ठा चुनाव लड़ सकती है। भारत वापस लौटी पहलवान विनेश फोगाट का स्वागत सरवखाप पंचायत 25 अगस्त को रोहतक में करेगी और विनेश फोगाट को असली सोने का एक मेडल दिया जाएगा। इन पंचायतों के अलावा पंजाब से सिख संगठन भी इस सम्मान समारोह में पहुंचेंगे और मेवात की सरदारी भी इस सम्मान समारोह में भाग लेगी। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जम्मू कश्मीर से आई। जम्मू कश्मीर में आप सबको पता है कि 18 सितंबर से चुनाव शुरू हो जाएंगे। 18 सितंबर को पहले राउंड का पहले फेज़ का चुनाव होने वाला है। 25 सितंबर को दूसरा और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज़ का चुनाव होगा। 3 फेजेज़ में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएंगे। आपको याद होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं धारा 370 हटाने के बाद ये पहला चुनाव है और इसके अलावा वहाँ का स्टेटहुड भी ख़त्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। इसको लेकर वहाँ पर जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सक्रिय हो गई हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अलायंस का इशारा करते हुए कहा है कि वे और कांग्रेस पार्टी साथ हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो अलायंस कर सकते हैं और वो अब की बार चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड दिलवाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि देश में कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जिसकी स्टेटहुड छीनकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हम लोगों को वापस से चुनाव जीतकर और लड़कर इसे स्टेटहुड दिलवाना है। तो कश्मीर की स्टेटहुड को बड़ा इशू बनाकर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं वहाँ की एक तीसरी पार्टी पीडीपी, जिसकी अध्यक्ष सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर की पहले मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्होंने भी ये इशारा किया है कि वे भी कांग्रेस के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये मौका एकजुट होकर चुनाव लड़ने का है। अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो हमारे सामने मुश्किलें सामने खड़ी होंगी। आपको बता दें कि 2019 में जब ये सब कुछ चल रहा था और धारा 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस दौरान फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस पर एक गुपकर अलायंस बनाया था। तो बेसिकली गुपकर फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस का नाम है और वहीं पर ही बैठकर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी ड्राफ्ट किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि हम इस किस्म से इन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो गुपकर अलायंस की जो वो पूरी एक हिसाब से पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, वो तो अब ये लोग भूल गए हैं और दोबारा मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में भाग ले रहे हैं। धारा 370 का डायरेक्टली नाम नहीं ले रहे। सिर्फ और सिर्फ इनकी जो अब लड़ाई दिख रही है, लड़ाई ये दिख रही है कि ये सिर्फ यूनियन टेरिटरी का टैग जम्मू कश्मीर से हटवाना चाहते हैं और स्टेटहुड की लड़ाई के लिए ज़्यादा ये पुश कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी ने भी ये बात बोली है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लगातार इसी किस्म का एजेंडा पुश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनफैक्ट आम आदमी पार्टी जैसा एजेंडा लेकर आ रही है। 200 यूनिट फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन, युवाओं को रोजगार, ऐसी बातें कर रही है। लेकिन कश्मीर के स्टेटहुड के ऊपर या धारा 370 के ऊपर, आर्टिकल 370 के ऊपर कुछ भी बोलने से, डायरेक्ट बात करने से बच रही है। तो हालांकि अभी इलेक्शन वहाँ पर शुरू हो गया है, चुनाव धीरे धीरे उठेगा। हम भी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर आपको डीपली वहाँ से पेश करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर का इलेक्शन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के में जो बीते 5 साल है वो किस किस्म से बीते हैं और वहाँ पर किस किस्म का माहौल बनाया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में सभी को इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में बाढ़ जैसी स्थिति हो रखी है और पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में बाढ़ आई हुई है और बांग्लादेश के लोग और कुछ संगठन भारत को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि त्रिपुरा से जो नदी आती है गोमती, उसके ऊपर एक डैम बना हुआ है और उस डैम के दरवाजे खोलने के कारण बांग्लादेश में बाढ़ आई है। बहुत सारे सवाल इसको लेकर बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश को डुबोना क्यों चाहता है। वो डैम को बंद रख सकता था, पानी को इधर उधर भेजा जा सकता था। इसको लेकर भारत ने भी अपनी सफाई पेश की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जो बाढ़ है बांग्लादेश में वो डैम खोलने के कारण नहीं आई है, गोमती नदी के कारण नहीं आई है, बल्कि बारिश के कारण जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, ग्राउंड जो बारिश हुई है त्रिपुरा और वहाँ उस इलाके में, वो सीधा सारा पानी बांग्लादेश की तरफ उतरता है। तो उस नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर के कारण वो सारा पानी बांग्लादेश गया है, इस वजह से बाढ़ आई है। हालांकि इसको लेकर तो बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं भी अपने बुलेटिन में कई बार जिक्र करता हूँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की, कि जो फ्लैश फ्लड्स हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। फ्लैश फ्लड का मतलब ये होता है कि एकदम से तेज़ बारिश होने के कारण सारा पानी एकदम बह निकलता है और उससे जो एकदम से बाढ़ आती है उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। तो फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशंस इंडिया में काफ़ी देखने को मिल रही हैं और उसको अगर हम साउथ एशियन कंटेक्स्ट में ही देखें तो साउथ एशिया में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान में भी हमें फ्लैश फ्लड्स देखने को मिली और अब बांग्लादेश के लोग शिकायत कर रहे हैं भारत से कि भारत ने बांग्लादेश को डुबो दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्लैश फ्लड वाला ही मामला है। 1-2 दिन तेज़ बारिश हुई और उस तेज़ बारिश का जो सारा पानी था वो सारा का सारा पानी बांग्लादेश चला गया और अब बांग्लादेश में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर है। वो आज पोलैंड में थे और पोलैंड में उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि भारत बुद्ध का देश है, हम युद्ध नहीं चाहते, हम बल्कि बुद्ध की शांति चाहते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। हम बुद्ध को मानने वाले हैं, युद्ध में विश्वास नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मेरे को इसमें कुछ एक डुअलिटी दिख रही है, मेरे को डबल स्टैंडर्ड दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी के। डबल स्टैंडर्ड मैं किस लिए कह रहा हूँ,
जब वो भारत में होते हैं तो वो हिंदुत्व चलाते हैं, राम की धरती चिल्लाते हैं, जब विदेशों में जाते हैं तो भारत को बुद्ध की धरती बताने लगते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। और जय श्री राम का नारा हम सबको पता है कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, खासकर मुसलमान, उनको चिढ़ाने के लिए लगाया जाता रहा है। रामनवमी के दौरान भी जो एक हिंदुत्ववादी भीड़ है वो मुसलमान आबादियों में घुसती है, मुसलमानों की बस्तियों में घुसती है, उनकी मस्जिदों पर भगवा झंडे भी लहराती है, तोड़ फोड़ भी करती है। तो यहाँ पर तो आप शांति की अपील करते नहीं हैं, लेकिन बाहर जाकर आपको पीस, जैसे गांधी का पूरा एक नॉन वायलेंस का एक कल्ट बनाया गया था, सेम वैसे ही आप बुद्ध का सहारा लेकर ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो बहुत शांति को मानने वाले लोग हैं, हम तो पसंद ही नहीं करती। वहाँ आप जाकर राम वगैरह की बात करते नहीं हैं, हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, वहाँ आप एकदम बौद्ध धर्म और शांति और बुद्ध की बात करने लगते हैं। खैर, अच्छी बात है, बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको भी आपको मानना चाहिए, और जो धार्मिक कम गिनती के लोग हैं भारत में उनकी सुरक्षा को लेकर भी आपको चिंतित होना चाहिए। और जो बहुसंख्यकवाद है उसको आपको भारत में, यानी कि जो मेजोरिटेरियनिज्म है, जो कम गिनती के लोगों को तंग करते हैं, जो लोग, जो पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर भी आपको लगाम लगानी चाहिए। हालांकि आप तो जब यहाँ पर चुनाव होते हैं तो आप धार्मिक मुस्लिमों के ऊपर ही तुष्टीकरण का आरोप लगा देते हैं, मुस्लिमों को ही सारी चीज़ों का जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि भारत में माइनॉरिटी कम्युनलिज्म जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी लगातार माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को पुश करते रहते हैं, और कई सारे एजेंडा भी इन लोगों के हैं। खैर, विदेशों में तो इनको पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, और अब ये नेहरू की तरह एक हिसाब से स्टेटमैन दिखना चाहते हैं दुनिया भर में, इसलिए लिबरल मीडिया में छा जाने के लिए ये बुद्ध का सहारा ले रहे हैं। खैर, इनको बधाई। बाकी तो मुझे लगता है कि जो रियलिटी है वो आप सबको पता ही है कि भारत में किस किस्म की रियलिटी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर, आज देश भर में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। ये प्रोटेस्ट दरअसल मोदी सरकार और अडानी के खिलाफ थे, और सेबी चीफ के इस्तीफे की भी मांग की गई। ये प्रोटेस्ट किस लिए कांग्रेस कर रही थी? दरअसल इसका एक कंटेक्स्ट है। कुछ दिन पहले ही हिंडनबर्ग ने, जो कि एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी है, उसने एक खुलासा किया था कि जो अडानी ने कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो कुछ किया था, उसमें जो कंपनियां लगी थी, उन कंपनियों में सेबी चीफ जो माधवी बूच हैं, उनके पति की भी कुछ कंपनियां थी, और उनकी हिस्सेदारी अभी भी है। तो ये आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया था। तो एक हिसाब से अडानी के साथ सेबी चीफ के मिले होने की बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कही गई थी। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर आज हमलावर दिखी। नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि सारे का सारा देश का बिजनेस नरेंद्र मोदी अडानी को सौंप देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके मित्र हैं गुजरात से ही, और इसी के लिए ही उन्होंने सेबी चीफ को भी कहीं ना कहीं ऐसी सेबी चीफ नियुक्त कर रखी है जो अडानी के इशारे पर चलती है। और इंडिया की जो शेयर मार्केट के एक हिसाब से रेगुलेटरी बॉडी है, उसको वो सेबी है, और इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उदय भान, उनको चंडीगढ़ में हिरासत में भी ले लिया गया, 2 सांसदों को भी हिरासत में लिया गया। पंजाब कांग्रेस ने भी आज प्रोटेस्ट किया है। देश भर में ही, मतलब मैं तो कहूँगा कि हर सूबे में इन्होंने अपनी अपनी राजधानियों में अडानी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। हालांकि हम सबको पता है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी को अपने स्टेट में बुला के इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, इन्वेस्टमेंट सबमिट कराई थी, और अडानी का आप सबको पता है कि पैसा उस समय राजस्थान में भी लगा था। खैर, लेकिन अब कांग्रेस एंटी अडानी स्टांस दिखा रही है, क्योंकि जो इनके बड़े नेता राहुल गांधी, वो पार्लियामेंट में अडानी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ठीक ठाक पोजिंग करते हैं। तो इस वजह से कांग्रेसी अब इस किस्म की चीज़ बना रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेसी पूंजीपतियों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, इनकी अपनी चीज़ें हैं। मैं तो साल 2012 की एक वीडियो मेरे सामने आई, जिसमें उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी, केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और जम्मू कश्मीर की वो वीडियो है। जम्मू कश्मीर में हम सबको पता है कि उस दौरान शांति नहीं थी, और एक वहाँ पर खुद मुख्तियारी की जो पॉलिटिक्स है वो तो चलती ही रही है, स्टेटहुड की नहीं बल्कि नेशनहुड की जो डिमांड है वो तो चलती ही रही है। तो उस बीच में राहुल गांधी रतन टाटा को वहाँ लेकर गए हुए थे, और रतन टाटा और वहाँ पर कह रहे थे कि मैं अपने साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेकर आया हूँ, ये लोग आप लोगों को, कश्मीर के लोगों को नौकरियाँ देंगे। तो एक हिसाब से कांग्रेस को के ऊपर तो ये ताना मारा ही जाता है कि कांग्रेस बिरला, टाटा और बजाज की रही है, वहीं अब
जो बीजेपी है इसके ऊपर ताना मारा जाता है कि अडानी और अंबानी की रही है, यानी कि दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े पूंजीपति घराने तो बिजनेसमैन तो पार्टनर रहे ही हैं, सहयोगी रहे हैं, ये हमें दिखता भी है। तो खैर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, ये ऐसे ही चलती है। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसको छोड़कर। और जो अगली खबर है वो अगली खबर एक दुखदाई खबर है, कतर से आई है। कतर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी का एक मामला सामने आया है। हालांकि 2 स्वरूपों को कतर पुलिस ने, दोहा पुलिस ने अपने पास रख लिया है। इस मामले को लेकर जो हमारे एसजीपीसी के चीफ हैं हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि इस मामले में इंटरवेंशन की जाए। और उन्होंने और भी कई बातें कही हैं। हालांकि ये मामला अभी अपडेटिंग में है, इससे पूरी डिटेल्स निकल कर सामने नहीं आई हैं। जैसे ही पूरी डिटेल्स सामने निकल कर आएंगी मैं कल आपको अपने बुलेटिन में ज़रूर इस मामले के बारे में अपडेट दूंगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और अगली खबर पंजाब सरकार को आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाने के ऊपर है। आपको याद होगा कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही एक पंचायत का डिसीजन सामने आया था। मद्दो गांव पड़ता है, मद्दो संगतियां मोहाली में। वहां की पंचायत ने फैसला लिया था कि गांव में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन सबको गांव से बाहर निकाल देंगे। और एक इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी, पूरे मुल्क में चर्चा हुई थी। तो इसको लेकर केस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी एक एडवोकेट ने मूव किया। तो इसकी सुनवाई करते हुए आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि पंजाब सरकार को मज़दूरों की एक हिसाब से सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको ऐसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। और पंचायत को भी वार्निंग दी है कि ऐसे काम ना करो, क्योंकि सब लोग काम के लिए पलायन तो करते ही हैं। आप लोग किसान लोग हो, आपके खेतों में गेहूं काटने के लिए, धान काटने के लिए मज़दूरों की तो ज़रूरत होती है। और प्रवासी मज़दूर कौन सा यहाँ पर बसने के लिए या फिर आपके ऊपर कब्जा करने के लिए आए हुए हैं, वो भी अपनी दिहाड़ी रोज़गार कमाने के लिए आए हुए हैं। इसलिए इस किस्म के ना काम करने की कहीं ना कहीं अपील आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने की है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और अगली खबर भी एक दुखदाई खबर है। शंभू बॉर्डर पर कौर सिंह नाम के एक 65 साल के किसान की मौत हो गई है। हार्ट अटैक के कारण उनकी जान गई है। वे संगरूर से बिलोंग करते थे और पिछले कई दिनों से वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए थे। लेकिन आज सुबह जब उनको हार्ट अटैक आया तो उनको पटियाला राजेंद्रा हॉस्पिटल लेके जाया गया, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। और अब तक शंभू बॉर्डर पर 13 किसानों की डेथ हो चुकी हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं किसानों के मामले को रिजोल्व किया जाता। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ही कोर्ट कह चुके हैं कि पंजाब और हरियाणा पुलिस और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको मिल के कुछ ऐसे न्यूट्रल लोगों की कमेटी बना के पंजाब और हरियाणा के किसानों की इन जो समस्याएं हैं और जो डिमांड्स हैं उनको सुनना चाहिए और इस मामले को रिजोल्व करने की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन रिजोल्व करने की ओर बढ़ने की बजाय हम सबको पता है कि बीजेपी अलग ही किस्म पर खेल रही है। कल की जो मीटिंग हुई वो बेनतीजा रही थी। कल के बुलेटिन में मैंने बताया था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने कितनी घटिया बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि बम और कृपान लेकर तो ये किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, हम जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने एक हिसाब से कृपान को भी कहीं ना कहीं ऐसे दिखाने की कोशिश की कि ये कोई वेपन है और जिससे लेकर ये दिल्ली पर हमला कर देंगे। तो मुझे लगता है कि रवनीत सिंह बिट्टू पहले भी एंटी सिख स्टेटमेंट दे चुके हैं और एंटी सिख स्टांस के लिए जाने भी जाते हैं, इसलिए बीजेपी ने उनको कोप्ट भी किया है, उनको अपनी पार्टी में मिलाया है। मुझे लगता है कि रवनीत सिंह बिट्टू को करारा जवाब मिलना चाहिए, उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। बहुत घटिया उनकी बयानबाजी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन किसानों को तो विदेशों से फंडिंग आ रही, इसलिए मज़े करने के लिए बैठे हैं। तो मेरे को लगता है कि रवनीत सिंह बिट्टू 48-45 डिग्री के टेम्परेचर में एक बार आप रोड पर बैठ के देखिए एक दिन, जब आपका तेल ना निकल जाइए तो मुझे कहिएगा। बहुत घटिया नेता है और मतलब मुझे लगता है कि इसी वजह से पंजाब के लोगों ने उसको हराया भी है। खैर अब तो बीजेपी सरकार ने उसको राजस्थान से राज्यसभा में भेज दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब के लोग उसको करारा जवाब जरूर देंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो हरियाणा के चुनाव के बारे में है। हरियाणा में भी आप सबको पता है कि 1 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, बहुत कम समय बचा है और टिकटार्थियों की लाइनें बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर देखी जा रही हैं। 25-26 अगस्त से आपको लिस्ट जारी मिल जाएंगी, क्योंकि 5 सितंबर को नॉमिनेशन फाइल करने हैं। तो दोनों ही पार्टियों को टिकटों के बंटवारे करने पड़ेंगे। पहले बात करते हैं कांग्रेस की कल कांग्रेस के नेताओं की और इंचार्ज की एक बैठक हुई टिकटार्थियों के साथ दिल्ली में और उसमें हंगामा हो गया।
इसके बाद जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन्होंने ये फैसला लिया कि टिकटों का बंटवारा खड़गे और राहुल गांधी करेंगे और वही हम उनको रिपोर्ट सौंप देंगे। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है हरियाणा में कि उसमें कई गुट हैं। कुमारी शैलजा का एक गुट है, भूपेंद्र हुड्डा का एक गुट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक गुट है, आजकल चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आ गए हैं, कैप्टन अजय यादव हैं, तो बहुत सारे गुट हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं टिकटों के बंटवारे में दिक्कत हो रही है। और मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो ज़्यादा टिकटें हैं वो हुड्डा समर्थकों को मिलेंगी। हालांकि सेंटर भी कई सारी टिकटें डिसाइड करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर कांग्रेस को वरी भी होना चाहिए। उनमें से एक चीज़ तो यही है कि हर हलके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस से 20-20, 25-25 लोगों ने टिकट की दावेदारी की हुई है। अगर टिकट एक को मिलेगी तो वो जो 17-18 बाकी जितने भी 20 लोग बचे होंगे वो उसके खिलाफ काम करेंगे। तो भीतर घात कांग्रेस में दिख रहा है। इसकी कहीं ना कहीं बेशक से हरियाणा में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन टिकटार्थियों के कारण ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। बीजेपी का भी बहुत बुरा हाल है। बीजेपी में जो आरएसएस है वो चाह रही है कि 70% नए लोगों को टिकट दी जाए। वहीं बीजेपी के जो संगठन है वो वापस पुराने जो ट्रेडिशनल वोटर टिकटार्थी हैं उन्हीं को ही रिपीट करना चाहता है। और एक दिक्कत हरियाणा बीजेपी के सामने और आ रही है, कई केंद्रीय मंत्री अपने बेटा बेटी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। एक सांसद हैं हिसार से नवीन जिंदल, वो अपनी मां को टिकट दिलवाना चाहते हैं। बीजेपी के और भी कई नेता हैं जो अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो बेटा बेटी मां रिश्तेदारों को टिकट दिलवाने के चक्कर में एक बगावत बीजेपी में भी दिख रही है। और आरएसएस और बीजेपी का जो टकराव है 70% वाला कि नए लोगों को टिकट दी जाए, वो भी एक टकराव दिख रहा है। तो बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है ये सब। पर बीजेपी थोड़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पार्टी है, इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी अपना जो टिकटों का बंटवारे वाला पूरा गेम है उसको मैनेज कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब हम थर्ड और जो बाकी बची पार्टियां उनकी भी बात कर लेते हैं। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पिछले कई दिनों से ये पोज करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका जो अलायंस है वो आम आदमी पार्टी के साथ हो जाएगा। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने ये क्लियर कर दिया है कि वे जेजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं करने वाले हैं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर हमला बोलते हुए कहा है कि दुष्यंत चौटाला आम आदमी पार्टी के बारे में अफवाहें ना फैलाएं। आम आदमी पार्टी और जेजेपी पार्टी पहले एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं। हम सबको पता है कि 2019 में इन लोगों का अलायंस था, लेकिन अब ये इकट्ठा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, उसका एक कारण है पिछले 5 सालों में 4.5 साल दुष्यंत चौटाला बीजेपी की सरकार में रहे और डिप्टी सीएम बन गए थे। किसान आंदोलन चला, तब उन्होंने सत्ता से बाहर नहीं आए बल्कि किसानों के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की। इसलिए दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी की हरियाणा में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। इस करके आम आदमी पार्टी उनसे अपनी दूरी दिखाना चाह रही है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और ना हम इनसे अलायंस करेंगे, ताकि आम आदमी पार्टी खुद कुछ वोटें बटोर सके। तो ये सारी कहानी है, इसलिए उन्होंने कहा है। हालांकि बीजेपी जेजेपी में तो एक हिसाब से उनके विधायक ही भागे जा रहे हैं। कल मैंने बताया था कि 5 विधायक भाग गए। आज एक विधायक का नाम और जोड़ लीजिए, यानी कि टोटल 6 विधायक जेजेपी छोड़कर जा चुके हैं। रावनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना से, जींद की नरवाना सीट से आज उन्होंने जेजेपी छोड़ दी है और वो बीजेपी से टिकट की ट्राई कर रहे हैं। शायद वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि बीजेपी से टिकट उनको मिल सके। तो आज की मुख्य खबरें ये थी और उनका विश्लेषण भी आपने सुना। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाब।